हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न वाइज। और आज हम इस वीडियो में हमारा जो लेसन नंबर 24 है, जो कि एक नया चैप्टर होगा, इंडिया एज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप एक बार उसको जरूर चेक करिएगा। तो पहले हम एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सा जो हमारा टॉपिक है हमारे इस फ्री कोर्स में ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहला था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतने जो टॉपिक्स हैं जिसमें 23 लेसन्स 23 वीडियोस जो है ये मैं बना चुका हूं। और ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के इंडियन पॉलिटी फ्री कोर्स वाले प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 से जो आर्टिकल 4 है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। मतलब कि इंडिया एज अ यूनियन और उसका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा वो। आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ भारत विच इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोलता है एज कंपेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो उसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो इंडियन फेडरेशन है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। मतलब कि इंडियन फेडरेशन को बनाने के लिए स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो इंडिया को एज अ फेडरेशन बनाना चाहती थी, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, लेकिन वो जो प्रोविजन था उस समय वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रहा है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दैट इज द स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हमको एक फेडरेशन बनाना है, इसीलिए। और दूसरा पॉइंट इससे ये प्रूफ होता है कि जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनको कोई राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से अलग होकर एक नया देश बना लें। ठीक है, अब जो हमारा जो आर्टिकल 1 है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। पहला है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स जो हमारे 28 स्टेट्स है उनकी जो टेरिटरी होगी वो। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रूल होता है। और तीसरा है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब कि ऐसी टेरिटरीज जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी फ्यूचर टाइम में एक्वायर कर सकती है। अब तो ये तो हो गया था हमारा आर्टिकल 1 के बारे में। उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट और उनके नाम के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो हमारे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो को देखिएगा एक बार, और उस वीडियो का भी जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा। तो एट प्रेजेंट अगर अभी के समय में अगर हम देखें तो हमारा जो इंडियन यूनियन है उसमें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट ये आता है कि हम जो टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं और यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कि जो 28 स्टेट्स है उनका यूनियन। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो वर्ड आता है ना वो आता है खाली स्टेट्स, लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें जो 28 स्टेट्स है वो 8 यूनियन टेरिटरीज और ऐसी टेरिटरीज भी आएंगी जिनको इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। तो ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया टर्म है ये ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू दी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू सम इंटरनेशनल लॉज। एंड व्हाट आर दी वेज? तो पहला जो वे है वो है सेशन, दूसरा है ऑक्यूपेशन और तीसरा है कॉन्क्वेस्ट या फिर सब्जुगेशन। जब मैं आपको कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज एज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इसका मतलब क्या होता है? इसका पहला तो मतलब ये होता है कि जो इंडिया है उसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है और वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 3 है ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है, आर्टिकल 2 ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो किसी न्यू स्टेट्स को इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकता है और ये स्टेट्स ऐसे स्टेट होंगे जो कभी इंडिया का पार्ट पहले नहीं थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्किम। तो सिक्किम को एज अ न्यू स्टेट इंडिया में एडमिट किया गया था। सिक्किम जो था वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। और जो आर्टिकल 3 है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो पुराने स्टेट्स में इंटरनल रीएडजस्टमेंट करके भी हम नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में एक ऑल टुगेदर अ न्यू स्टेट जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था वो एज अ न्यू स्टेट जो है वो इंडियन यूनियन में आएगा। और आर्टिकल 3 ये बोलता है कि जो पुराने स्टेट्स है उसी में से रीएडजस्टमेंट करके नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ जो है पहले मध्य प्रदेश का पोर्शन था और वो बाद में इन द ईयर 2000 एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हुआ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 और सिक्किम हम बोल सकते हैं वो बना होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था जिसमें हमने देखा अबाउट दी सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही अगर और भी कंटेंट्स अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो का जो स्लाइड्स जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।